हेलो स्टूडेंट, मैं उर्मिला गुप्ता। मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रजनन के बारे में बता दिया था कि रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। आज मैंने आपको पिछले लेक्चर में, जिसने नहीं देखा वो पहले वाला जो वीडियो है वो देख ले। प्रजनन के बारे में उसमें डिटेल में बताया है। मैंने बताया था मानव में जो प्रजनन तंत्र होता है वो मेल का अलग और फीमेल का अलग होता है। बाकी हमारे जो सिस्टम है वो लगभग नर और मादा में सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रजनन तंत्र जो होता है वो नर प्रजनन तंत्र अलग और मादा प्रजनन तंत्र अलग होता है, क्योंकि नर में स्पर्म बनते हैं और मादा के प्रजनन तंत्र में ओवम बनते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र। अब अध्ययन की दृष्टि से इसको सिंपल बनाने के लिए इसको दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इसको दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग, आप लोग ना मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठे और साथ में ही लिखते जाएं। और दूसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? तो प्राथमिक लैंगिक अंग में हम देखेंगे कि प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो होते हैं वृषण। वृषण यानी टेस्टिस। टेस्टिज, नर में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण होते हैं, टेस्टिज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रजनन में जो मुख्य चीज की जो जरूरत होती है वो होते हैं स्पर्म। स्पर्म यानी गैमेट्स की जरूरत होती है, क्योंकि गैमेट्स से ही आगे जाके क्या होना है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होना है और एक न्यू संतति का निर्माण होना है। तो जहाँ गैमेट्स बने उसी को हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक लैंगिक अंग। तो गैमेट्स या शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में। वृषण में क्या बनते हैं? शुक्राणु। इसलिए वृषण क्या हो गया? प्राथमिक लैंगिक अंग। अगर हम मादा प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे तब हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ ओवम बनते हैं, और ओवम कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। तो मादा प्रजनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होगा? अंडाशय। अब देखें द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग को हम बांट सकते हैं आगे। द्वितीयक लैंगिक अंग में मेन जो होंगी वो हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो देखने को मिलेगी सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं, और दूसरा देखने को मिलेगी सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे। देखो ये द्वितीयक लैंगिक अंग है, मतलब इस वृषण या इस शुक्राणु को बनाने में जो जो अंग सहायता करें ये वो है। तो इसमें क्या 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 आ जाएंगी? सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां। अब देखते हैं कि सहायक नलिकाएं कौन कौन सी हैं। तो सहायक नलिकाओं में हम देखें, आगे बढ़ते हैं। तो पहली सेमनीफेरस ट्यूब। सेमनीफेरस ट्यूब, जिनको हिंदी में लिखना है वो शुक्रजनक नलिका लिख सकते हैं। दूसरी रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिज। तीसरी जो रेटेटेस्टिज किसमें जाके खुलेगी आगे? तो वासा एफ्रेंसिया।
वासा एफ्रेंसिया। आगे वासा एफ्रेंसिया किस में खुलेगी, तो एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस को अधिवृषण बोलते हैं। और एपिडाइडेमिस जाके खुलती है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ये आपको नर जनन तंत्र में नलिकाएं देखने को मिलेंगी जो कहीं ना कहीं वृषण में जो शुक्राणु बनेंगे तो उनको ले जाने का कार्य करेंगे। अब सहायक ग्रंथि में देखें तो सहायक ग्रंथियों की अगर बात करें तो एक जोड़ी शुक्राशय ग्रंथि, जिसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल, एक जोड़ी होगी। दूसरा एक प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, हिंदी में भी सेम प्रोस्टेट ग्रंथि, हिंदी में भी क्या लिखेंगे, सेम प्रोस्टेट ग्रंथि। तीसरी होगी एक जोड़ी बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। इसी का दूसरा नाम है काउपर्स ग्रंथि, काउपर ग्लैंड। बस एक चीज और देखने को मिल जाती है, इसको दो की जगह अगर तीन भागों में बांटे तो ये तो है सहायक नलिकाएं, तो ये सहायक ग्रंथियां जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हमें क्या चीजें पढ़नी है, एक वृषण पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दूसरा सहायक नलिकाएं पढ़नी है, तीसरा सहायक ग्रंथियां पढ़नी है, और चौथे नंबर पे जो आता है, पहले नंबर पे अगर हम बात करें वृषण, दूसरे नंबर पे सहायक नलिकाएं, तीसरे पे सहायक ग्रंथियां, और चौथे नंबर पे जो हमें लास्ट पढ़ना है वो है बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय जिसको बोलते हैं शिशन, उसके बारे में पढ़ना। बाह्य जननेंद्रिय मतलब शिशन के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ना है ना। आप लोग सभी कॉपी पेन लेके बैठे, इसको लिखें, और नहीं तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको साफ करके और आगे आपको बढ़ाती हूँ। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, वृषण के बारे में, टेस्टिज के बारे में। इसके बाद चलेंगे सहायक नलिका, सहायक ग्रंथियों की ओर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार और आपका रिवीजन करवाते हैं। नर प्रजनन तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट लिया, प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या आता है, टेस्टिस। टेस्टिस में किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का, स्पर्म का। द्वितीयक लैंगिक अंग में को भी दो भागों में बांट लिया, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां। जो सहायक नलिकाएं हैं वो कितनी मिलेंगी, 5 देखने को मिलेंगी। सेमनीफेरस ट्यूब जिसको शुक्रजनक नलिका बोलते हैं, रेटे टेस्टिस जिसे वृषण जाल बोलते हैं, वासा एफ्रेंसिया शुक्रवाहिनी, एपिडाइडेमिस जिसको अधिवृषण कहते हैं, वास डिफरेंस, ये वाली देखने को मिलेंगी 5। अब आ गया इसको शुक्र, ये शुक्रवाहिका है और ये शुक्रवाहक, शुक्रवाहिनी। सहायक ग्रंथियों में एक जोड़ी शुक्राशय मतलब सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्रंथि देखने को मिलेगी, एक जोड़ी मतलब 2 शुक्राशय होंगे, एक प्रोस्टेट ग्रंथि होगी, और एक जोड़ी ही मतलब 2 बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होगी जिसे काउपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे बाह्य जननेंद्रिय मतलब शिशन के बारे में, एक्सटर्नल जो जेनेटेरिया है उसके बारे में। अभी हम इसको पूरा साफ करते हैं और आपको पहले किसके बारे में पढ़ाते हैं, वृषण के बारे में, प्राथमिक लैंगिक के बारे में। अगली हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, वृषण टेस्टिस।
देखें, सबसे पहले बात कर रहा है किसकी, वृषण की, जिसे टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो अभी मैंने बताया जस्ट अभी, अगर इसके पॉइंट लिखे हैं आप लोग भी साथ में लिखते जाएं, तो ये क्या है, तो ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग। आप मेरे साथ साथ में लिखते जाएं, ये सारे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो वृषण क्या है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग है। अब ये वृषण होते कहाँ हैं, ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, ये होते कहाँ हैं, तो ये शरीर से बाहर होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं। देखो अगला पॉइंट, वृषण कहाँ होते हैं, तो शरीर के बाहर एक थैली नुमा संरचना होती है, शरीर के बाहर थैली नुमा संरचना, थैली नुमा संरचना में होते हैं, थैली नुमा संरचना में होते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं, जिसे वृषण कोश, वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश को ही क्या बोलते हैं, वृषण कोश को ही बोलते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम। तो ये जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर एक थैली नुमा संरचना होती है, उसमें पाई जाती है। अब भैया ये बॉडी के बाहर क्यों है, मादा का प्रजनन तंत्र तो पूरा का पूरा मादा की बॉडी में पाया जाता है, अब ये बॉडी के बाहर क्यों है तो देखो ये कुछ इस टाइप की संरचना होती है स्क्रोटम की, इसके अंदर पाए जाते हैं वृषण अंडाकार, जो यहाँ कुछ फाइबर से जुड़े होते हैं इसकी स्किन से। इनके बीच में एक सेप्टा पाया जाता है, जिससे ये आपस में मिल नहीं सकते, और यहाँ पूरा ये सेप्टा होगा और ये पूरा ये यहाँ वाला भाग ये बंद रहता है, एक जाली नुमा संरचना पाई जाती है। ऐसे आपके ये पाए जाते हैं। एक डबल लेयर होता है स्क्रोटम, है ना, ये मैंने एक सिंगल लेयर बनाया, एक डबल लेयर। ठीक है, तो ये जो खोल है थैली नुमा संरचना, ये मैंने लिखवाया है कि ये जो वृषण जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक थैली नुमा संरचना में। तो ये थैली है, इसका नाम क्या है, वृषण कोश। इस थैली नुमा संरचना का नाम क्या है, वृषण कोश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्रोटम। आप लोग मेरे साथ ही लिखते जाएं, स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर, इस थैली नुमा संरचना के अंदर दो टेस्टिस पाई जाती हैं। ये क्या है, ये है आपकी टेस्टिस, टेस्टिस यानी वृषण। ये वृषण जिस धागे नुमा संरचना से जुड़े होते हैं, इस संरचना से जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं गुवर्नेकुलम। गुवर्नेकुलम। और ये जो बीच में है ये क्या है, ये सेप्टा या सेप्टम पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये भाई क्यों यहाँ उपस्थित होते हैं। देखो, शरीर के बाहर थैली नुमा संरचना में होते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। ये वृषण कोश बन गया। कैसे वृषण कोश में क्यों होते हैं, शरीर के बाहर क्यों होते हैं, उदर गुहा के अंदर क्यों नहीं होते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो वृषण होते हैं इनमें किसका निर्माण होता है, तो इस वृषण में शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु बनते हैं। और शुक्राणु के निर्माण के लिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है।
अगर उदर गुहा में के अंदर ये वृषण होंगे तो वहाँ शुक्राणु जनन की क्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि शुक्राणु जनन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो लगभग बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम चाहिए। तो जो वृषण कोश होता है इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम होता है। जैसे कि अगर बात करें कि जो हमारा वृषण कोश होता है, अगला अगर पॉइंट लिखवाएं कि वृषण कोश का टेम्परेचर, वृषण कोश का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो ये तापमान होता है लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये तापमान शरीर के तापमान से कितना कम चाहिए, तो लगभग चाहिए 2 से 3 डिग्री कम शरीर के तापमान से। शुक्राणु जनन के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान कम चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया इतना कि शुक्राणु जो टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम में, वृषण गुहा में, शरीर के बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, सामान्य बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतने टेम्परेचर पर शुक्राणु जनन की क्रिया नहीं हो पाएगी, इसलिए टेस्टिस वृषण कोश में पाए जाते हैं, क्योंकि वृषण कोश का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, लगभग 34 डिग्री से 35 डिग्री तक होता है। तो इसमें आराम से शुक्राणु का जनन हो सकता है। ठीक है, अब देखें, अब भाई ये तो समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो ये टेस्टिस क्या जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ये टेस्टिस वृषण कोश में होते हैं, तो नहीं। जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तब उसके टेस्टिस उसकी उदर गुहा में होते हैं, और जब उसका जन्म होने लगता है, जन्म होने के पहले ये टेस्टिस वृषण कोश में उतरते हैं। तो देखें, अगला पॉइंट बना के लिख सकते हो, गर्भावस्था के 7वें महीने में, गर्भावस्था के 7वें महीने में क्या होते हैं, वृषण कोश में आते हैं, वृषण कोश में आते हैं। गर्भावस्था के 7वें महीने तक, मतलब 7 महीने तक मेल भ्रूण के जो टेस्टिस होते हैं वो उसकी उदर गुहा में स्थित होते हैं, और गर्भावस्था के 7वें महीने में टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, वो वृषण कोश में आते हैं। ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट यहीं से निकलता है कि अगर बाई चांस ऐसा कभी हो जाए कि ये टेस्टिस 7वें महीने में वृषण कोश में आई ना, स्थायी रूप से उदर गुहा में ही रह जाए, तो फिर क्या होगा। अगर ये स्थायी रूप से उदर गुहा में रह गए तो क्या होगा। तो अगला पॉइंट, जब कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि जब वृषण स्थायी रूप से उदर गुहा, इधर आप मिक्स नहीं करना, ये अलग है, उदर गुहा में रह जाए तो उसको क्रिप्टोक्रिडिज्म कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, जब स्थायी रूप से उदर गुहा में रह जाए तो उस इंसान को या उस कंडीशन को, उस अवस्था को, उदर गुहा में रह जाए तो उस अवस्था को क्रिप्टोक्रिडिज्म कहते हैं। और जिसको ये प्रॉब्लम होगी ना, क्रिप्टोक्रिडिज्म, समझ में आ रहा, अगर क्रिप्टोक्रिडिज्म होगा तो वो व्यक्ति कैसा होगा, उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा तो वो कभी पिता नहीं बन सकता है, वो नर कैसा होगा, बंद होगा, स्टेराइल होगा। तो जिसको क्रिप्टोक्रिडिज्म की प्रॉब्लम होगी, क्रिप्टोक्रिडिज्म, तो वह कैसा होगा, तो वह नर बंद होगा। बंद का मतलब कभी पिता नहीं बन सकता, कभी पिता नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। देखो एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग शरीर के बाहर थैली नुमा संरचना में होते हैं जिसे वृषण कोश
कहते हैं, ये वृषण कोश है। और इस वृषण कोश में क्यों होते हैं भाई, बॉडी के अंदर ही क्यों नहीं होते हैं? जैसे मादा का पूरा प्रजनन तंत्र उसकी उदर गुहा में या बोले कि पेल्विक कैविटी में पाया जाता है, ये क्यों बाहर है? तो ये बाहर इसलिए है क्योंकि टेस्ट ट्यूब में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणु जनन के लिए जो शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री तापमान कम चाहिए। लगभग 2 से 3 डिग्री तापमान कम होता है किसका? वृषण कोश का, इसलिए यहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये वृषण कोश में शुरू से ही होते हैं तो नहीं होते हैं। एक गर्भावस्था के समय जो एक मेल भ्रूण होता है उसके टेस्टिज उसकी उदर में होते हैं, लेकिन गर्भावस्था के 7वें महीने में वृषण कोश में आते हैं। अब कभी ऐसा हो जाए, बाई चांस, कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई बार एकाध केस में ऐसा हो जाता है कि जो वृषण होते हैं वो स्थायी रूप से उदर गुहा में ही रह जाते हैं। तो उस अवस्था को क्रिप्टोक्रिडिज्म कहते हैं। और क्रिप्टोक्रिडिज्म जिन नर को हो वो कैसे हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे और वो कभी पिता नहीं बन सकते। अब देखो यहाँ पे बता दे रहे हैं कि जो टेस्टिज होता है इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 3 से 4 और चौड़ाई जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर। ये 3 से 4 सेंटीमीटर, ये 2 से 3 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई जो होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। अब आगे चलें, आगे देखते हैं कि और क्या है इसमें। आगे देखो, इसको साफ कर दें, कुछ पॉइंट और बताने हैं, वो पॉइंट और देखो अभी क्या बताया कि जितने भी स्तनधारी हैं या जो भी स्तनधारी हैं उनके वृषण कहाँ होते हैं? वृषण कोश में। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनके वृषण उनकी उदर गुहा में स्थित होते हैं। तो वो प्राणी कौन कौन से हैं तो उनके बारे में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनके वृषण स्थायी रूप से कहाँ हैं? उनके उदर गुहा में या उदर में स्थित है। तो ऐसे प्राणी कौन कौन से हैं जिनके वृषण उदर गुहा में स्थित है? तो लिखें, हाथी, व्हेल, चमगादड़, समुद्री गाय, प्लेटिपस एवं एग्डना। इनके ये जो इतने प्राणी हैं इनके वृषण कहाँ पाए जाते हैं? इनके उदर में। इनके वृषण कहाँ होते हैं? इनके उदर में। अब कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं, ये देखो अब उदर में क्यों है इनके वृषण? क्योंकि इनके उदर का या इनकी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही है जितने में कि आराम से ये शुक्राणु जनन की क्रिया कर सकें, इसलिए इनके जो टेस्टिज होते हैं वो इनके उदर के अंदर होते हैं, वृषण कोश में, बाहर बॉडी के नहीं होते। अब कुछ प्राणी ऐसे भी हैं कि जिनके जो टेस्टिज होते हैं वो टेस्टिज उदर गुहा में ही रहते हैं, लेकिन जब जनन काल होता है, जब उनका जनन की क्रिया होने वाली होती है, उस समय उनके टेस्टिज स्क्रोटम में आ जाते हैं या वृषण कोश में आ जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं वो देख लो। तो देखें, ऐसे जो हैं वो हैं चूहा, गिलहरी, बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़ तो इधर आ गया। चूहा, गिलहरी, बिल्ली, कुत्ता और है कोई खरगोश। यह ऐसे प्राणी हैं कि जो जनन काल के समय इनके वृषण जनन काल के समय वृषण कोश में आते हैं। वृषण कोश में आते हैं। इनका एक स्पेशली जन्म काल होता है। जैसे अगर बात कर लो कुत्ता की ही, तो देखा होगा कि कुत्ता का जो जन्म काल होता है वो सर्दियों का होता है। तो सर्दियों के समय इनके वृषण कोश में आ जाते हैं, जिससे शुक्राणु का जनन हो जाए और नई प्रजाति बन जाए या कुत्ते अपने
बच्चों को, अपने छोटे जो कुत्ते के पिल्ले होते हैं उनको जन्म दे। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब हमें पढ़ना है इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इस वृषण की या इसी टेस्टिज को जब हम उठा के बाहर देखेंगे कि इस टेस्टिज के अंदर अभी मैंने यहाँ लिखा था कि वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है कि इस वृषण को जब हम उठा के अलग से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है, तो वो चीज़ें पढ़नी है। मतलब वृषण की आंतरिक संरचना पढ़नी है। क्या पढ़नी है? वृषण की आंतरिक संरचना पढ़नी है। वृषण की आंतरिक संरचना, अगली जो हेडिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वृषण की आंतरिक संरचना, जिसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। अभी के लिए आपको जो भी समझ में नहीं आया हो वो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया, क्लास समझ में आई, अच्छा लगा, तो वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू।